गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दो डेरिवेशन पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था लेंस फॉर्मूला और एक पढ़ी थी लेंस मेकर सूत्र। तो दो डेरिवेशन थी, तो आई थिंक आपने उसको पढ़ा होगा, कोशिश की होगी करने की। तो लेंस मेकर सूत्र जो था वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, तो उसको मैं एक बार दोबारा से आज रिपीट कर रहा हूँ लेंस मेकर, जिससे और थोड़ा सा आपको ज़्यादा सही समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो ध्यान से देखें और फिर कोशिश करें, होगा ज़रूर। ठीक है ना? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि लेंस मेकर जो सूत्र होता है वो एक संबंध को व्यक्त करता है। क्या करता है? संबंध को व्यक्त। अब वो संबंध जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? वो संबंध होता है आपकी फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं के बीच में। ठीक है ना? तो सीधी सी एक परिभाषा है कि बेस इक्वेशन या बेस सूत्र जो कि फोकस दूरी लिख सकते हैं, वह समीकरण या सूत्र जो लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ, अपवर्तनांक एन एवं वक्रता त्रिज्या R1 व R2 के मध्य संबंध दर्शाता है। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? लेंस निर्मात्री सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। ठीक है? अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के कारण जो इक्वेशन आई थी, वो वाली इक्वेशन पढ़ी थी ना? तो उसी इक्वेशन का इसमें यूज होना है, उपयोग होना है। ठीक है? तो वो जो इक्वेशन थी वो थी आपकी N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है ना? अब उसमें आपने जो सतह ली थी वो उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह थी। ठीक है ना? तो ऐसे ही एक लेंस जो है, ऐसे ये सतह है, तो पहला भाग यही तो था। ठीक है ना? ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको तो नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया A पॉइंट, इसको नाम दे दिया B पॉइंट। अब यहां से आपका वो प्रकाश से कक्ष, यहां से वो मुख्य अक्ष, सॉरी, यहां से पास हो रहा है। ठीक है? अब ये वाली सतह लेंस का आधा भाग ले लिया हमने पहले। जैसे पूरा लेंस आपका ये वाला है, ऐसे तो होता है लेंस, तो ये वाला भाग ले लिया AP1B, ये वाला भाग ले लिया आधा। तो इसका मतलब है कि इस वाली सतह का वक्रता जो केंद्र होगा वो इधर होगा ना? तो इसका मतलब C1 आपका यहाँ है, क्योंकि दो सरफेस है इसमें, तो C1 हमने ले लिया। आधा आधा करके बताता हूं मैं। C1 इधर हो गया, आई बात समझ में? अब जब C1 ये है तो P1 से C1 यानी कि सेंटर इसका यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की, जैसे इसको मैं थोड़ा ऐसे डिवाइडेशन कर देता हूँ, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, बीच में हो जाएगा ना? तो O से C1 का जो गैप है वो कितना होगा आपका? R1। ठीक है ना? इसको R1 ले सकते हो आप, यानी कि वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र C1 है। तो अब सपोज ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, O ये ऑब्जेक्ट है, O से O की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? U।
वो नेगेटिव में होगी क्योंकि इधर साइड है। अब कोई भी इंसिडेंट यानी कि रे जो है वो इस पे आपतित होती है ऐसे। सपोज इस इधर वायु है तो इसका वर्तनांक 𝛎1 है, और पूरा जो लेंस लेंगे इसका वर्तनांक कितना है 𝛎2, यानी कि इस लेंस का कांच का बना हुआ है, माध्यम चेंज हो गया ना। और वायु है वो अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम हो गया। अब जैसे ही वायु से कांच में रे ऑफ लाइट जाएगी तो इसका मतलब वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो उस ये क्या होगा, यहां से इसकी एक इमेज बन जाएगी, यहां पे बनेगी ना। तो इसका मतलब ये इसको मान लो आप जैसे फर्स्ट इमेज हो गई I1, फर्स्ट कंडीशन के लिए बन गई ना। अब यहां से लेके O से लेके I1 की जो वैल्यू है वो हमने कितनी ली थी, यहाँ I1 लिया है तो यहाँ कितना ले लिया हमने V1, ठीक है। अब ये कंडीशन आपको उस वाले फॉर्मूले में जो आपने उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का समीकरण पढ़ा था उसमें शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ समीकरण से अब वो समीकरण क्या है आपकी, N2/V ये थी माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये समीकरण थी, यही थी ना। अब इस समीकरण को हमें उपयोग में लाना है। बाकी सेम प्रक्रिया, ये वाली सतह थी इसी के लिए हम काम कर, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने। इस B जो इमेज बननी थी इसकी जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पे V1 ले लिया, इतना चेंज किया बस। बाकी एज इट इज आपको लिखना है। और एक चेंज ये है कि R की जगह पे आपको क्या लेना है, R1 लेना है। वक्रता त्रिज्या चेंज हो गई ना, क्योंकि इसमें हम दोनों सतहों के लिए बनाया था, इसलिए हमने R1 इसका मान ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस B की जगह तो आप V1 यूज करोगे और इस R की जगह पे क्या यूज करोगे, R1। जब सतह AP1B से आपका इमेज बनता है, I1 बनता है। अरे बात समझ में। तो देखो, तो यहाँ शिफ्ट कर दें हम सतह AP1B में, तो देखो B की जगह लेना है V1 और R की जगह लेना है R1, बस इतना चेंज करना है, बाकी एज है। बाकी माध्यम आपके वही हैं, अपवर्तनांक उनका कोई चेंज है नहीं इनमें। तो यहाँ लिखेंगे हम N2/V1 माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R1। ये इक्वेशन आएगी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको चाहे। बस ये दो चीजें चेंज होंगी इसमें जो हमने यहाँ पे निरूपित की हैं। तो ये तो सतह हो गई ये वाली, यानी कि ये आधा पार्ट हो गया इसका, ये AP1B। अब हमें एक बिंदु यहां लेना है P2, इस सतह के थ्रू कैसे होगा, ठीक है। अब ये सतह और करनी है। अब इस सतह के थ्रू हम कैसे करेंगे कि यहां पर हम क्या करें, इसकी सतह को बना देते हैं इसी में, ये बना दी, ये पॉइंट हो जाएगा P2। अब ये वाली आधी सतह ली हमने ऐसे यूं, तो इसका सेंटर ऑफ कार्वेज यानी वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर। जैसे पहले इधर था C1, तो इधर क्या मान लें, दूसरी सतह C2, C2 हो जाएगा ना। अब O से C2 का गैप कितना हो गया, R2। यहाँ पे R1 था जब इधर था, अब इस वाली सतह के लिए इधर हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा है, तो ऐसे हम इसमें निरूपण करेंगे। अब इसमें समझने वाली बात है इस वाली सतह के लिए कि यहाँ पे जो इमेज बननी थी और इमेज जो I1 थी उसका जो वैल्यू था डिस्टेंस का वो कितना है, V1।
जब हम A P2V की बात करेंगे तो ये वाली जो इमेज है इस वाली सतह के लिए एक वस्तु का काम करेगी, आभासी वस्तु का। इसका काम करेगी एक आभासी वस्तु का, ठीक है। जब इस तो आभासी वस्तु का जब काम करेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, U के। होगा नहीं होगा? जब U के बराबर होगा तो तो इमेज उसकी नहीं बनेगी कहीं ना कहीं, ये तो वस्तु हो गई। यहां से किरणें यहां से अप्लाई होंगी और यहां से वापस से इसका एक इमेज बन जाएगा। यहाँ पे डॉटेड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी एक इमेज बन जाएगी। यहाँ बनेगी नहीं बनेगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गई यहाँ पे इस सतह के लिए वस्तु V1, और नई इमेज कहाँ बनी है, I। तो O से I का जो गैप है ये किसके बराबर हो जाएगा, B के। इसको हम B ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे B। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या लेते हो, ठीक है ना। यहाँ B1 लिया था मैंने, यहाँ पे I1 लिया था, इसलिए यहाँ B1 ले लिया। यहाँ I लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ले लिया है, B ले लिया। तो यहाँ पे सतह दूसरी हो गई, कौन सी सतह, A P2V में, सतह A P2V में। अब मैंने आपसे ये कहा था ये सतह यूज करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि N1 यहां से इधर भी तो वायु हुई है आपकी, ये N2 है, ये N1 है। यहां से N1 से N2 में जा रही है और फिर N2 से वापस से कहाँ आ रही है, N1 में। किरणें ऐसे ही तो आ रही हैं दूसरी वाली सतह में। तो इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसा लिखेंगे कि जहां पे आपका N1 है उसकी जगह तो आप क्या लिखोगे, N2, और जहां N2 है उसकी जगह क्या लिखोगे, N1। और वर्तनांक इंटरचेंज हो जाता है। आभासी वस्तु का काम करेगी N2 पे, आप तो अब फिर यहीं से इसकी इमेज कॉमन नहीं है यहाँ पे N1 में वापस से, तो इस वजह से इसके क्या हो गया, वर्तनांक एक्सचेंज हो गए। अब मैंने कहा कि I1 जो है, यानी I1 का गैप जो है V1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किसका काम करेगी, वस्तु का। तो वस्तु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो U का मान कितना हो जाएगा, V1। और अब आपका प्रतिबिंब यानी कि नई इमेज कहाँ बनी है, V। तो इमेज को हम B बराबर B लिख देंगे। तो इमेज को तो इमेज से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो इस सतह के लिए वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी, R2। तो R की जगह क्या लिख देंगे यहाँ, R। तो ये सारा काम आपको करना है और इस वाले समीकरण में शिफ्ट कर देना है। गोलीय उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ समीकरण में आप चीजें शिफ्ट कर दो। तो कैसे बनेगी, देखो N2 की जगह तो क्या लेना है, N1। तो समीकरण हो गई N1 अपॉन B की जगह B माइनस N की जगह N2 अपॉन U की जगह क्या होगा, B1 बराबर N2 की जगह N1 N2 अपॉन R2। बन गई ना। तो इस तरीके से एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इस सतह के लिए, इक्वेशन नंबर 2। अब एक सतह इधर की हो गई, एक सतह इधर की हो गई। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपका इस तरीके का लेंस बन जाएगा, बनेगा। जब दोनों सतह को आप ऐड कर दोगे तो इन दोनों समीकरण को आप क्या कर दो, जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 के समायोजन से। जब दोनों समीकरण को आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद देखो क्या आता है, वो देखते हैं। वही समीकरण आएगा जैसे आप कल निकाला था हमने लास्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी इजी है इक्वेशन। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक, समीकरण 1 क्या है, हमने लिखी हुई है सतह AP1B के थ्रू। तो यहां लिखेंगे N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U प्लस लेफ्ट में लेफ्ट भाग जोड़ो समीकरण 2 का,
n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी। लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दिया, राइट में राइट जोड़ो, तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस समीकरण 2 में है n1 माइनस n2 अपॉन r2। ये कॉम्बिनेशन है माइनस, यही है ना, जोड़ दिया। अब जो इसमें कट रहा है प्लस माइनस में उसको काट दो आप, तो n2 अपॉन v1 से माइनस का n2 अपॉन v1 कट हो गया। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक्सचेंज करके लिख सकते हैं हम n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले हम n2 माइनस n1, इसमें से n2 माइनस n1, यहाँ माइनस है यहाँ बीच में प्लस है, तो यहाँ साइन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यही आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहां से n1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 n2 में क्या है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखिए इस n1 को क्रॉस गुणा कर दो नीचे की तरफ, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन n1, चले गए। और n2 में क्या है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u किसके इक्वल होता है 1 अपॉन f के, लेंस फॉर्मूले से यहाँ लिख देंगे, तो ये तो इक्वल हो जाएगा आपके किसके 1 अपॉन f के, लेंस समीकरण से। इसमें डिवीजन भी कर सकते हो अलग अलग, तो ये कितना हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1, भाग दोगे जो, और ये है ये आपका, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन f बराबर n2 अपॉन n1 को कैसे लिखते हैं n21, यानी कि n21 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये इक्वेशन आती है बेटा, तो इजी है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करोगे तो 100 बार होगी, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपका लेंस निर्मात्री सूत्र या लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो आगे देखेंगे हम, लेकिन डेरिवेशन आना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था आज का, जिसको मैंने थोड़ा सा रिपीट किया है, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आई हो करने में। इसके बाद इसमें अगला एक टॉपिक है, वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की क्षमता ज्ञात करना, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम कैसे करेंगे, पावर ऑफ लेंस के बारे में हम देखते हैं। अगला है इसमें लेंस की क्षमता। इसको बोलेंगे पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस का मतलब होता क्या है, पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि कोई भी लेंस है प्रकाश की किरणों को कितना तो अभिसारित करे और कितना अपसारित कर दे, कितना उनको घुमा दे, मतलब कहने का मतलब कितना तो उनको एक ही बिंदु पे फोकस कर दे और कितना उनको फैला दे, ठीक है ना। ये किसमें पावर होती है, लेंस में होती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता।
तो यहां हम परिभाषा के रूप में लिखें, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित एवं अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई इसकी। अभिसारित का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पे फोकस करना। अपसारित का मतलब क्या होता है? फैलाना, स्प्रेड करना। अब आपको ये पता है कि कौन सा लेंस आपका अभिसारित करता है, कौन सा अपसारित करता है। तो उत्तल लेंस तो अभिसारित करता है, यानी कि एक बिंदु पे फोकस करता है, और अवतल लेंस क्या करता है? उनको फैलाता है। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से करेंगे। तो P, इसका एक फॉर्मूला है, P = 1/n। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इससे भी आप परिभाषा लिख सकते हो। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना। अब जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी पावर अधिक होगी लेंस से, क्योंकि P व्युत्क्रमानुपाती F ही तो हो गया नहीं हो गया? तो यहां लिख सकते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उस लेंस की क्षमता अधिक होती है। तो ये की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई और इसका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको निरूपित कर सकते हो। ठीक है बेटा। क्योंकि पावर जो है फोकस दूरी के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब P = जो 1/f है, ठीक है, इसकी हमें व्युत्पत्ति और करके दिखानी है कि एक डेरिवेशन है छोटी सी, कि P = 1/f को व्युत्पन्न हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले कुछ की पॉइंट हैं उसके, कौन कौन से हैं उनको याद रखना है। ठीक है। तो पहला जैसे की पॉइंट है, जैसे इसके मात्रक के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो की पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। इसको हम कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। जैसे चश्मे का जो नंबर होता है वो डायप्टर में होता नहीं होता है, तो कैपिटल D से व्यक्त करेंगे। दूसरा है, यह एक विमाहीन और अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश। और विमाहीन यानी कि कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, लेंस की जो फोकस दूरी है लेंस की जो क्षमता है
लेंस की जो क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के चिन्ह के समान होती है, यानी कि जो फोकस दूरी का चिन्ह होगा, चाहे वो अवतल है चाहे उत्तल है, उसी के अनुसार आपकी क्षमता भी होगी, चिन्ह पर व्यक्त करती है। तो ये इसका एक 3 की पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, अब उत्तल लेंस की हम बात करें तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। उत्तल लेंस में पॉजिटिव ही तो होती है, एक ही पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है आपतित किरण की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, यानी कि वो कैसी होती है, पॉजिटिव। जब फोकस दूरी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्षमता भी कैसी होगी उत्तल लेंस की, पॉजिटिव होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही तो बनता है, बनता नहीं बनता है। अब अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो इसमें जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्षमता भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्षमता भी कैसी आएगी, नहीं। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे P इक्वल टू 1/f को और व्युत्पन्न करके देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, कि आता है नहीं आता है। ठीक है ना, तो देखो, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं एक बार, आप लिख सकते हो, बाकी नोट्स में भेज ही दूंगा। तो देखो, सपोज कोई एक लेंस है, ये इसका पॉइंट L है लेंस का, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां से आपका मुख्य अक्ष गुजर रहा है ना। अब कन्वर्जन करता है ये एक ही पॉइंट पे, तो इसका मतलब इसका जो फोकस पॉइंट है वो सपोज यहाँ है। ठीक है, अब कोई भी एक रे ऑफ लाइट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल पॉइंट इस एल पे आपतित होती है, यानी कि इस सतह पे आपतित होती है, आपतित हो रही है ना। और इस वाली सतह से सपोज यहां से यहां तक की जो गैप है ये h है, ये कितना है, h, यानी कि ऑब्जेक्ट की और पैरेलल एक्सिस की जो हाइट है वो h के बराबर है। अब इस किरण का मुख्य मार्ग कौन सा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, लेकिन ये कभी ऐसे जाती है क्या, नहीं जाती। ये क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है। तो कहां से गुजरेगी ये, फोकस पॉइंट F से। तो कितना विचलन हुआ इसमें, विचलित ही तो हो रही है अपने मुख्य मार्ग से, हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये जो लेंस है वो अभिसारित कर रहा है फोकस पॉइंट, एक ही केंद्र पे तो ले जा रहा है, कन्वर्जन लेंस तभी तो बोलते हैं हम इसको। तो सपोज यहाँ पे ये जो विचलन कोण है वो है आपका डेल, क्या है, डेल। डेल से विचलन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन गया, एक जेड का शेप बन गया ना, एकांतर कोण। ये डेल है तो इसका मतलब ये भी डेल हो गया। विचलन कोण को हम व्यक्त करते हैं डेल के साइन से। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें फोकस दूरी निरूपित कर दो कि O से F की जो दूरी है वो कितनी है, आपकी फोकस दूरी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है ना, अब हमें क्या करना, इस डेल का मान निकालना है एक तरीके से। जब डेल का मान निकल जाएगा तो वही मान क्षमता का होगा,
तो क्षमता का मतलब क्या होता है कि वो कितना विचलित कर रहा है, कितनी मात्रा में वो विचलित कर रहा है अपने मुख्य मार्ग से, वही तो पावर के बराबर हो जाएगा। अगर डेल का मान हम यहाँ पे निकाल दें तो इसका मतलब वही उसकी पावर ही तो हो गई, होगी नहीं हो गई। तो इस डेल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज OLF। जैसे त्रिभुज O तो पॉइंट ये हो गया, L ये हो गया, F ये हो गया, बन गया ना। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज OLF में, ठीक है। अब एक तरीके से ये तो आपकी एक हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया, आधार। तो इसका मतलब दोनों चीज हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या स्थापित कर देंगे, टेंजेंट ले लेंगे, यानी कि स्पर्शजा लेने पर, स्पर्शजा लेने पर, ठीक है। तो इसका मतलब इस डेल का मान निकालेंगे तो टेन डेल बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो टेन डेल बराबर कितना हो गया, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, आधार तो आपका देखो ये एंगल है, इसका मान निकालना है, ये तो निकालना है। इसके सामने ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, कौन बन गया ना। तो तीनों चीजें हैं अपने पास, ये दोनों भी हैं। तो यहाँ पे हम इनके मान रखें तो टेन डेल बराबर लंब तो हो गया आपका OL अपॉन आधार कितना हो गया OF, इतना ही तो हो गया। अब OL ये वाला जो गैप है वो हाइट किसके बराबर है, H के, इसके तो बराबर है, यानी कि जितनी दूरी पे आपका ये H ये इसके इक्वल ही तो हो जाएगा कि H हाइट पे हमने उसको लिया है। और OF किसके इक्वल है, F के, यही है ना। तो यहां लिखेंगे, साइड में लिख दो, चूंकि OL बराबर ये तो हो गया आपका H हो गया ना, और OF की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई आपकी, स्मॉल f के। ये वैल्यू इसमें शिफ्ट कर दो, तो देखो टेन डेल बराबर OL की वैल्यू कितनी है, H अपॉन M। तो ऐसे आप इसको निरूपित कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, डेल का एक छोटा मान निकालना है। क्या करना है, डेल का छोटा मान। तो डेल के अल्प मान के लिए यहां लिखेंगे, डेल के अल्प मान के लिए टेन डेल, इसको मान लो नियर टू डेल। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन F, ठीक है। अब H की जो गैप वैल्यू है वो सपोज 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल क्या है, 1 अपॉन F, यानी कि इतनी ऊंचाई पे वो रखा हुआ है। अब ये आपका वो एक मान आ गया, डेल बराबर 1 अपॉन F। तो डेल का मतलब क्या हुआ कि इतना वो विचलित कर रहा है अपना, इसका जो मुख्य मार्ग है इस किरण का वो तो ये है। अब यहां से ये बेंड कर दिया उसने, इतना कर दिया ना बेंड, तो इसी डेल का जो मान होगा वही मान किसके इक्वल होगा, इस लेंस की पावर के इक्वल होगा। कि कोई भी किरण है वो सीधी जा रही है उसमें, ठीक है ना, लेकिन वो मुख्य मार्ग से वो कितना उसको विचलित कर रहा है, कि कितनी उसकी अगर उसमें पावर होगी तभी तो वो उसको अभिसारित कर रहा है। और जितना मान डेल का आएगा उतनी उसकी पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं या P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो ये वही समीकरण आ गया आपका, तो पावर ऑफ लेंस का। तो ऐसे हम इसका निरूपण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है ना, कि भाई F की वैल्यू दे रखी है तो पावर कितनी होगी,
या P की वैल्यू दे रखी है तो F निकालो। P की वैल्यू किस में दे रखी होगी, डायोप्टर में दे रखी होगी। तो इस तरीके से ये सारा वर्क इसमें करना होता है हमें, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। एक लेंस लिया हमने, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब इस लेंस की हमें वो पावर निकालनी है कि जिस पावर के साथ ये क्या करता है, किरणों को मोड़ देता है, अपने मुख्य मार्ग से मोड़ दिया इसने, कि वो पावर कितनी है। अब लेंस जो लिया हमने, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। सपोज इस मुख्य अक्ष से h हाइट पे एक किरण इस पे आपतित हो रही है, इस वाली सरफेस पे। अब इस किरण का जो मुख्य मार्ग है वो तो ये है, ऐसे जानी चाहिए किरण, लेकिन ये इसको क्या कर देता है, ऐसे बेंड कर देता है, बेंड करता है ना, घुमा देता है उसको। तो इस विचलन को हम बोलते हैं डेल। आगे पढ़ोगे आप, जब आप प्रिज्म पढ़ोगे ना, तो उसमें विचलन कोण का एक समीकरण निकालना है, ठीक है, वो हम निरूपित करेंगे अगली वीडियो में। तो डेल ये, अब यहाँ पे ये क्या बन गया, एकांतर कोण हो गया। डेल ये है तो ये भी डेल। तो इस डेल का मान निकालना है हमें। क्या मान निकालना है, डेल का। जितना डेल का मान आ जाएगा एंगल का, उतनी इसकी क्या बन जाएगी, वो पावर बन जाती है। क्या बन जाती है, वो पावर। तो त्रिभुज यहाँ पे एक बन गया OLF, ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब अपने पास ये है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ये क्या बन गया, कर्ण। तो ऐसे यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो इन चीजों को निकालने के हम क्या लेते हैं, टेंजेंट, दूरियों के लिए। लंब बटे आधार, वैल्यू शिफ्ट कर दो, OL अपॉन OF। OL जो है वो किसके इक्वल है, H के, ये यहाँ लिख दिया। OF किसके इक्वल है, ये पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस के लिए। क्या चीज, फोकस दूरी। क्यों होती है, क्योंकि आपतित किरण की डायरेक्शन में ही ये आपका इमेज बनता है यहाँ पे। तो इस वजह से ये F कैसी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो इन वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दो, और इस एंगल का मान, अल्प मान निकालते हैं, तो इसकी नियर वैल्यू किसके इक्वल मान लो, डेल के। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, कोशिश कर सकते हो, और बुक में छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन सूत्रों के आधार पर। तो बड़ा चैप्टर है काफ़ी, ठीक है। 9 कभी 9 नंबर का जाता है, कभी 8 नंबर का। तो पास कराने के लिए तो यही एक चैप्टर है, यानी कि 17 चैप्टर है, और 17 में से एक चैप्टर ही आपका 9 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो ध्यान देना थोड़ा सा, अब पढ़ोगे डेली तभी ये होगा, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। अब इसमें डेरिवेशन ही आएंगे, आगे प्रिज्म की आएगी, फिर उसके प्रिज्म सूत्र निकालना है, फिर उसमें विचलन कोण का मान निकालना है, फिर उसके आगे आपको प्रकीर्णन पढ़ना है, रेस्पिरेशन है मतलब प्रकीर्णन। फिर आगे आपके इक्विपमेंट आ जाएंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है ना, उनकी डेरिवेशन पढ़नी है। तो इस चैप्टर में अब डेरिवेशन है, थ्योरी भी है तो डेरिवेशन भी है। तो ये चैप्टर आपका चल रहा था स्टार्टिंग से, क्लास में जब थी मार्च में, तो इसी वजह से मैंने यही उठाया था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप इसको पढ़ोगे तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, समझ समझ के लिखना है, करना। ओके, थैंक यू।